हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम 10th क्लास के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा मुद्दा खड़ा हो रहा है कि संख्याओं को जान लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्लास 6, 7, 8, 9 ये सभी कक्षाओं में पढ़ने के लिए था, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश कोई नहीं पढ़ पाया होगा। इसीलिए आज मैं संख्याओं से आप सबको को रूबरू करवाता हूँ। ठीक है, तो इसमें पहला मेरा मुद्दा खड़ा हो रहा है, संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, संख्या किसे कहते हैं? वे गणनीय वस्तुएं हैं। क्या है? वे गणनीय वस्तुएं, यानी जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? वे गणनीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उसे संख्या कहते हैं। जैसे दे रखा है 1, 2, 5, 7 इत्यादि। समझ में आ गया? ठीक है, अगला मुद्दा है, संख्या कितनी प्रकार की होती है। दोस्तों, संख्या मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला है वास्तविक संख्या और दूसरा है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को क्या बोलते हैं? अवास्तविक संख्या भी कहा जाता है, आभासी संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, एक एक करके मैं इन दोनों का परिभाषा भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। ठीक है, क्योंकि हमें संख्याओं में वास्तविक संख्या को ही पढ़ना होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी संख्याएं आती हैं उसी को पढ़ना होता है। तो वास्तविक संख्या में पहला संख्या आ रहा है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगला है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। ये सभी क्या संख्याएं हैं? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब मैं आपको वास्तविक संख्या से रूबरू करवाता हूँ। ठीक है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखें, सभी परिमेय संख्याएं, क्या बोल रहा है? सभी परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह। क्या बोल रहा है? सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह। जितनी भी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वे सभी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, वे सभी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं का समूह। ठीक है, सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है, कैपिटल आर से। ठीक है, इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। जैसे कि यहाँ दे रखा है परिमेय संख्या, देखिए 7/12। उसी तरह दे रखा है 13/12 124। इसी तरह एक दो और मैं दे देता हूँ, √5, √7 इत्यादि। ये परिमेय संख्याएं हैं। ये संख्याएं भी क्या है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आया करती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या समझ में आ रहा है? क्या है कि सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह, जितना भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है वह वास्तविक संख्या कहलाता है। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, जैसे यहाँ दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है काल्पनिक संख्या। ठीक है दोस्तों, काल्पनिक संख्या यानी क्या है? अवास्तविक संख्या, आभासी संख्या। ठीक है, आगे मैंने बताया था, क्या दे रखा है कि वे संख्याएं, ठीक है, वैसी संख्याएं जो विषम हो। क्या बोल रहा है? वैसी संख्याएं जो विषम हो। विषम संख्या अगर नहीं पता है आपको तो मैं आपको अभी आगे रूबरू करवाऊंगा, परिचय करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी थोड़ा सा समझ लें, इसको वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? वैसी संख्याएं जो विषम हो तथा रूट के अंदर ऋणात्मक हो। ठीक है, क्या बोल रहा है? वैसी संख्याएं जो विषम हो। विषम यानी क्या? कि जो संख्या 2 से भाग ना लगे। ठीक है, चलिए मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि क्या है कि वैसी संख्याएं जो 2 से भाग ना लगे तथा क्या है कि रूट के अंदर ऋणात्मक हो, यानी माइनस में लगा हो।
उसे काल्पनिक संख्या या आभासी संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ की दे रखा है -√3। देखिए, कोई भी परिमेय संख्या माइनस में और रूट के अंदर नहीं होता है, अपरिमेय संख्या भी नहीं होता। अपरिमेय संख्या रूट के अंदर हो सकता है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या विषम हो, देखिए -3, -5, देखिए यहाँ पर 3 दे रखा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो भी विषम संख्याएं हैं और रूट के अंदर माइनस में ऋणात्मक में हैं, वे सभी संख्याएं काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पता ही चलता है, प्राकृतिक मतलब हमारा जो संसार जो है क्या है, प्राकृतिक है। क्या बोल रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक तथा क्या बोल रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक तथा शून्य को छोड़कर। ऋणात्मक पूर्णांक बोल रहा है, पूर्णांक अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इन बातों को आप थोड़ा समझ लें। आगे मैं जब बताऊंगा तो ये सभी पॉइंट आपको एक बार में ही आज का आज आपको सभी संख्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, आप पूरी संख्याओं को निपटा देंगे, आज पूरा का पूरा सीख जाएंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि ऋणात्मक पूर्णांक तथा शून्य को छोड़कर, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक तथा शून्य को छोड़कर सभी धनात्मक पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को छोड़कर और शून्य को छोड़कर सभी धनात्मक पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे क्या है, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे दे रखा है 1, 2, 3, 4, यानी क्या है कि धन में संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, और शून्य इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, धन में होने चाहिए, यानी कोई भी संख्या क्या है कि वो प्लस में होनी चाहिए। जैसे कि मैं दे रहा हूँ, देखिए +1, +5 या डायरेक्ट 4, 6, 7, ये सभी क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं। आप कहेंगे कि इसमें प्लस लगा था, लेकिन इन सभी संख्याओं में प्लस नहीं लगा हुआ है। क्यों? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन संख्याओं के आगे जब कोई चिन्ह ना दिखे तो वो संख्या हमेशा क्या होती है, प्लस यानी धन में होती है। ठीक है, इसके आगे हमेशा प्लस छिपा होता है। ये बात समझ रहे हैं आप? चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि ऋणात्मक पूर्णांक तथा शून्य को छोड़कर ऋणात्मक जो भी संख्याएं हैं, ऋणात्मक यानी क्या है कि जो संख्याएं माइनस में है, -4, -5 जो भी है और 0, ये सभी संख्याओं को छोड़कर जो भी संख्या धन में होगी वो संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण यानी पता डायरेक्ट नाम से चल रहा है जो पूरा हो। ठीक है, पूर्ण यानी जो पूरा है। चलिए मैं आपको अभी डिटेल से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है ऋणात्मक पूर्णांकों को छोड़कर, इसमें भी देखिए बोल रहा है ऋणात्मक पूर्णांक। अभी मैंने ऋणात्मक संख्याओं से परिचय करवाया है। ये सभी संख्याएं देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में बंद है, ये सभी संख्याएं क्या है, ऋण में है, यानी माइनस लगा हुआ है। क्या है कि ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर, ऋणात्मक जो भी संख्या के आगे माइनस लगा होगा, घटाव का चिन्ह लगा होगा, वो सभी संख्याओं को छोड़कर, ठीक है, शून्य तथा सभी धनात्मक पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऋणात्मक पूर्णांकों को छोड़कर शून्य तथा सभी धनात्मक पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऋणात्मक संख्या को छोड़ देना है और इसमें क्या एक ऐड हो रहा है। जैसे कि अभी धनात्मक संख्या में हम लोगों ने क्या सीखा था कि इसमें था कि ऋणात्मक और शून्य को छोड़े थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऋणात्मक को छोड़ रहे हैं। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक को छोड़ रहे हैं, लेकिन शून्य और धनात्मक दोनों को लेना है। ठीक है, इसमें ऋणात्मक को छोड़ना, उसमें क्या छोड़े थे, उसमें ऋणात्मक और शून्य को छोड़े थे प्राकृतिक संख्या में, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या है कि ऋणात्मक संख्या को सिर्फ छोड़ना है और शून्य तथा सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या कहलाते हैं या फिर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या है, इसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है।
ठीक है। इसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है, जैसे यहाँ दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि जो भी संख्याएं धन में होंगी वे सभी संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या आगे आपको इन सभी मुद्दों में मिल रहा था। ठीक है, इन मुद्दों में मिल रहा था आपको, इन मुद्दों में ऋणात्मक धनात्मक मिल रहा था पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या को जान लेंगे तो उन सभी पॉइंटों को समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बोल रहा है पूर्णांक संख्या आखिर है क्या। ठीक है क्या आखिर पूर्णांक संख्या, तो जानेंगे ऋणात्मक संख्याओं। ठीक है, ऋणात्मक संख्या तथा धनात्मक संख्या और शून्य। देखिए बहुत ही इंटरेस्ट वीडियो है, यानी इंटरेस्ट पॉइंट बनने वाला है। देखिए धनात्मक संख्या में हम लोगों ने क्या सीखा था कि उसमें क्या था कि ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को छोड़कर, उसमें दो चीज को छोड़े थे। ठीक है, उसमें ऋणात्मक और शून्य को छोड़े थे और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक को लिए थे। और वही पूर्ण संख्या में आया कि उसमें ऋणात्मक पूर्णांक को छोड़े और शून्य और धनात्मक पूर्णांक को ले लिए। ठीक है, उसमें 2 को छोड़े थे, पूर्ण संख्या में 1 को छोड़े, और पूर्णांक संख्या में क्या है कि तीनों को लेना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऋणात्मक संख्या तथा धनात्मक संख्या। ठीक है, ऋणात्मक संख्या तथा धनात्मक संख्या यानी माइनस वाली संख्याएं और प्लस वाली संख्याओं और क्या है 0। ठीक है, 0 0 ये सभी संख्याएं क्या है, इन सभी संख्याओं का समूह पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि ऋणात्मक संख्याएं तथा धनात्मक संख्याओं और शून्य ये सभी संख्याओं का समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पूर्ण संख्या है पूर्णांक जो पूर्णांक संख्या है उसे क्या है जेड से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कैपिटल जेड से उसे सूचित किया जाता है। किसे, पूर्णांक संख्या को कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब इसका जैसे देख लेते हैं। जैसे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए क्या है, देखिए इसमें 0 भी आ रहा है। ठीक है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, यानी क्या है इधर धनात्मक पूर्णांक भी आ रहा है, यहाँ 0 भी आ रहा है, और इधर ऋणात्मक पूर्णांक यानी ऋणात्मक संख्या भी आ रही है। ठीक है, इसमें क्या है तीनों संख्याएं ऐड है जो कि पूर्णांक संख्या का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है धनात्मक संख्या। ठीक है, इसमें बहुत सारा पॉइंट में भी हम लोगों ने देखा धनात्मक 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 ऋणात्मक। तो आप लोगों को लगा होगा कि इन सभी जो पॉइंटों में जो नाम जो आ रहा है उनके बारे में अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारा समझना, जो भी चीज़ हम जो बता रहे हैं उसको समझने में क्या दिक्कत होगा। ठीक है, तो एक एक करके मैं सभी पॉइंटों को निपटाऊंगा। ठीक है, तो अगला मुद्दा जो आ रहा है धनात्मक संख्या। ठीक है, क्या बोल रहा है, वैसी संख्याएं। ठीक है, वैसी संख्याएं जो धन में हो, धन में यानी क्या प्लस में हो। ठीक है, वैसी संख्याएं जो धन में हो, अर्थात उन संख्याओं के आगे जोड़ का चिन्ह लगा होगा। ठीक है, जो भी संख्या है वो धन में होगा, यानी उन संख्याओं के आगे प्लस का चिन्ह लगा होगा, उन्हें धनात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, वे सभी संख्याएं, जो भी संख्या है जो धन में होगा यानी उसके आगे प्लस का चिन्ह लगा होगा, वो संख्या धनात्मक संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं। देखिए प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, 4, 6, 8 इत्यादि। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाए। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी संख्या के आगे क्या है प्लस का चिन्ह अगर ना रहे तो वो भी धनात्मक होता है, क्योंकि जिस संख्या के आगे जब कोई चिन्ह ना दिखे तो उसके आगे हमेशा प्लस छिपा होता है। ठीक है, तो धनात्मक संख्या समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या बोल रहा है, वैसी संख्याएं जो ऋण में हो, इसमें धन था यानी प्लस में था। ठीक है,
ऋण में हो, अभी मैंने यहाँ पर पूर्णांक संख्या में बताया था, ऋण यानी देख लीजिए जो माइनस में लगा होगा, ठीक है। क्या है, वैसी संख्याएं जो ऋण में हो, अर्थात उन संख्याओं के आगे घटाव यानी माइनस का चिन्ह लगा होगा, ठीक है। जो भी संख्या ऋण में होगी यानी उसके आगे घटाव का चिन्ह लगा होगा तो वो संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाता है या फिर उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है -1, -2, -5, -7 इत्यादि, ठीक है। जो भी संख्या माइनस में होगा यानी उसके आगे घटाव का चिन्ह लगा होगा वो संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है, क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। अगला मुद्दा क्या है, परिमेय संख्या। क्या बोल रहा है, वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में, ठीक है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी जो भी संख्या अगर हम लिखेंगे तो उसे डिवाइडेड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी लिखें, 1/2, 5/6, यानी मान लो कि 1 या 5 को हम p मान लिए तो इसको क्यों मानना पड़ेगा ना, डिवाइड को। पता होगा आपको, ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है, ठीक है। ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। इन बातों को आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो जो भी संख्या p के बराबर आ रही है और q के बराबर यहाँ पर आ रही है, क्या है, देखिए वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और देखिए एक मुद्दा तो मेरा खत्म हो रहा है कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन आगे मुद्दा आ रहा है क्या, और p और q, ठीक है, p और q पूर्णांक हो। समझ रहे हैं, पूर्णांक, अभी पूर्णांक मैंने आपको बताया ऊपर, समझ में आ रहा है, पूर्णांक होगा। क्या है कि p और q पूर्णांक हो तथा q = 0 नहीं होगा। नोट, देखिए इक्वल को काट दिए यानी नोट इसको कहा जाता है, ठीक है। क्या है कि p और q पूर्णांक होगा तथा q = नोट 0 होगा, ठीक है। फिर से एक बार कर लेते हैं, देखिए वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो और p और q पूर्णांक हो तथा q = नोट 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एक बात समझ लेते हैं, क्या बोला है कि p/q के रूप में है, यानी कोई भी संख्या ले लेते हैं कि 1 ले लेते हैं, 1/2 ले लिए, देखिए क्या p/q के रूप में है, चलिए ठीक है। और ये दोनों क्या है, पूर्णांक भी है, ठीक है। अब बोल रहा है आगे कि माइनस भी ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ले सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। -1/3, -4/1, इस तरह कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। बस आपको याद रहे बट्टा के नीचे यानी 1/0 या 5/0 ये कभी नहीं होगा, q = 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर 0 हो रहा है तो वो कभी भी परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आप कि जो भी संख्या p/q के रूप में होगा और q और p पूर्णांक होगा तथा q = 0 अगर आ रहा है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। अगर 0 नहीं आता है तो वो क्या है, परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे देख लें, दे रखा है 1/3, 0/5, याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि 0 ऊपर में चल गया तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ऐसा आप डॉट में मत रहना। 0 अक्सर नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर हम रख सकते हैं, ठीक है। ऊपर 0 भी एक परिमेय संख्या है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 0 भी एक परिमेय संख्या है लेकिन q = नोट 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सभी इनके उदाहरण हैं, ठीक है, जैसे हैं। चलिए ठीक है, परिमेय संख्या भी हो गया। अब अगला है अपरिमेय संख्या। चलिए अपरिमेय संख्या में आते हैं। क्या है,
वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। परिमेय संख्या में भी क्या सीखे कि जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जिसे भी हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ थोड़ा जैसे देख लेते उसके बाद मैं समझाता हूँ। जैसे कि √2 यानी क्या है, जिस संख्या का जो संख्या रूट के अंदर होगा और उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, जिस संख्या का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सभी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और एक इसमें मेन चीज़ आता है पाई, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। आप ये ना सोचे कि 22/7 इसका मान लिखते हैं हम लोग, तो ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, इसीलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ, कोई भी संख्या रूट के अंदर अगर हो और उसका वर्गमूल ना निकले तो क्या है कि वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लें, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ दे रखा है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या अगला मुद्दा है, क्या है, वैसी संख्या जो एक, ठीक है, क्या है, वैसी संख्या जो एक स्वयं, कोई भी संख्या है जो एक की सीरियल गिनती में आना चाहिए और क्या है, स्वयं यानी खुद के अलावे, मतलब एक स्वयं मतलब एक और अपने के साथ साथ क्या है, किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, यानी किसी और संख्या से भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या है, वैसी संख्या जो एक स्वयं के अलावे किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देख लेते हैं 4, 6, 8, 9, 10, यानी क्या है, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, भाज्य संख्या बोल रहा है। जैसे कि देखते हैं 2 को अगर देखें हम तो ये सीरियल गिनती में तो आ रहा है, चलिए एक इसमें आ रहा है स्वयं, यानी 2 भी आ रहा है, 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन इसमें तीसरा एक नहीं आ रहा है। इसमें क्या बोला है, देखिए यहाँ पर इसमें बोला है कि अलावे किसी और संख्या से, तो इसमें किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। उसी तरह 3 है, 3 भी 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या है, अब 4 को देखेंगे, 4 को देखेंगे, ठीक है। चलिए 4 क्या है, 1 का तो सीरियल गिनती में आ रहा है, 4 बटे क्या है, देखिए 4/4 यानी ये भी कट रहा है, यानी 4 से भी डिवाइडेड हो रहा है, और 2 देखिए 2 दूनी 4 कट, देख रहे हैं ये क्या है, 1 से भी आया, 4 से भी आया और 2 से भी आया। क्या है कि जो संख्या देखिए यहाँ, वैसी संख्या जो एक स्वयं के अलावे किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो आप याद रखें ये जो 4 दिख रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है। चलिए ठीक है, और बड़ा अगर पूछा जाए तो बड़ा का कोई पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि बड़ा अनंत है, संख्या कहाँ तक जाएगा कोई नहीं जानता है, ठीक है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगा ये तो पता है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, ठीक है, अगला मुद्दा है अभाज्य संख्या। क्या है, वैसी संख्या जो एक स्वयं के अलावे, ठीक है, क्या है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से विभाजित ना हो। इसका जस्ट उल्टा है, बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। उसमें क्या था, इसमें क्या था, किसी और से विभाजित हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें किसी और से विभाजित नहीं होगा। क्या है, एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा। जैसे कि ले लेते हैं 2, देखिए अभी मैंने आपको उदाहरण देकर पहले बताया भी था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रुकिए, यहाँ पर उदाहरण दिए थे, देखिए 2 जो है 1 का सीरियल गिनती में आ रहा है और 2 का भी आ रहा है,
ठीक है कि नहीं। ये सीरियल गिनती और 2 का डिवाइडेड में आ रहा है, लेकिन तीसरा किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। देखिए वही चीज़ है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दे रखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। ठीक है, जो भी संख्या एक और स्वयं के अलावे किसी से भी भाग नहीं लगेगा उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सम संख्या। ठीक है, सम संख्या भी पीछे मैंने आपको कुछ बोला था, तो यहाँ समझ लीजिए, पीछे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग लग जाए। देखिए कोई भी संख्या हो जो 2 से भाग लग रहा है तो समझ लीजिए वो संख्या सम संख्या है। ठीक है, एग्जैक्ट जैसे कि समझने के लिए लेते हैं, जैसे 2 को ही ले लेते हैं। 2 1 का 2 पूरा कट रहा है। देखिए 4 को लेते हैं, 2 कट रहा है। 3 देखिए 3 नहीं जाएगा। ठीक है, 5 भी नहीं जाएगा। 6 देखिए 6, 3 दूना देखिए कट रहा है। ठीक है, तो क्या है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग लग जाए, यानी 2 से जो भी संख्या कट रहा हो। अब जांचक रूप क्या है कि कोई भी संख्या का पता करने का एक ट्रिक है क्या कि कोई भी संख्या के इकाई अंक में क्या होगा, 0 1 सॉरी 0 2 4 6 और 8। ठीक है, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 2 4 6 और 8 अगर होगा तो वो संख्या 2 से भाग लगना निश्चिंत है। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे दे रखा है। ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या क्या है, वैसी संख्या जो 2 के क्या है, वैसी संख्या जो 2 से भाग ना लगे। अभी बताया मैंने कि जो भी संख्या 2 से भाग नहीं लगेगा ना, ठीक है, उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, कि जो भी संख्या 2 से भाग नहीं लगेगा उसको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि दे रखा है 3 5 7 9 11 13 इत्यादि। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्या के अंतर्गत आया करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी संख्याओं को मान्य आप सभी को बता दिया। ठीक है, सभी संख्याओं को मैंने बता दिया है। अगर किसी तरह की अगर आपको डाउट लगती है तो आप दोबारा एक बार वीडियो ज़रूर देखें। आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्याओं के विषय में चर्चा था। ठीक है, अगली वीडियो में फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।